नमस्कार। नमस्ते। आज हम यूपीएससी मेंस 2024 के विश्व इतिहास पेपर से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठा रहे हैं। सवाल था, भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी थी। जी। ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है ना, ये समझने की कोशिश है कि कैसे दुनिया के एक कोने में हुई घटना ने भारत की पूरी पारंपरिक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है आज, वो इस सवाल की परतें खोलने में मदद करेगी, ताकि एक संतुलित जवाब बन सके। हाँ, तो आज का मकसद यही है कि ये पता लगाएं कि औद्योगिक क्रांति का हाथ कितना था और क्या वजहें थी। ठीक है, चलिए इस पे गहराई से बात करते हैं। हाँ, और चर्चा शुरू करने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि अंग्रेजों के आने या औद्योगिक क्रांति से बहुत पहले से ही भारत का हाथ का काम, यहाँ के कारीगरों का हुनर दुनिया भर में मशहूर था। सही बात है, ढाका की मलमल, बनारस का सिल्क। बिल्कुल, इनकी मांग हर जगह थी। ये सिर्फ रोजगार नहीं, ये हमारी पहचान, हमारी संस्कृति का हिस्सा थे। और जैसा आपने कहा, सवाल का सबसे अहम लफ्ज है कहाँ तक। हाँ, ये कहाँ तक। जी, ये शब्द हमें किसी एक ही वजह पर उंगली रखकर रुकने नहीं देता। ये एक नपी-तुली पड़ताल मांगता है। हमें तौलना है कि औद्योगिक क्रांति की जिम्मेदारी कितनी थी। सही, मतलब ये हाँ या ना का सवाल नहीं है, ये डिग्री पूछ रहा है, पैमाना मांग रहा है। बिल्कुल। और हमारे स्रोत इस पहेली को सुलझाने के लिए कई एंगल दिखाते हैं। जैसे पहले तो ये समझना होगा कि ये इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति थी क्या चीज, मतलब इसका असली रूप क्या था, कौन सी मशीनें आईं, उनका असर क्या हुआ। फिर उस क्रांति से पहले भारत में अपने यहाँ हाथ के काम की छोटे उद्योगों की क्या हालत थी, कितने मजबूत थे हम उस वक्त। जी। और फिर आता है सीधा असर। ब्रिटेन का मशीन से बना सस्ता माल, वो भारत कैसे आया, उसने यहाँ के बाजारों पर क्या असर डाला, और हमारे कारीगरों का क्या हुआ। और सीधे असर के साथ साथ वो असर भी देखने होंगे जो एकदम सामने नहीं दिखते, मगर होते बहुत गहरे हैं। हाँ, मतलब अप्रत्यक्ष प्रभाव। हाँ। इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी ब्रिटिश सरकार की नीतियों की। अच्छा। वो नीतियां जिनका मकसद ही था भारत को सिर्फ कच्चा माल उगाने वाला देश बनाना, और ब्रिटेन में बने तैयार माल का खरीदार। हाँ। फिर चाहे वो भारी टैक्स लगाकर हो या अपने माल को कम टैक्स पर लाकर, ये सब। और इसमें रेलवे का भी रोल था, है ना, स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ बिल्कुल। कहने को तो रेलवे विकास के लिए आई, पर उसने अंग्रेजी माल को भारत के कोने कोने तक पहुंचाना बहुत बहुत आसान कर दिया। और आखिर में हमें वो कारण भी देखने होंगे जो शायद भारत के अंदर ही मौजूद थे। जैसे कि क्या यहाँ के राजा महाराजाओं की नीतियां उतनी असरदार नहीं थीं, या समाज की बनावट, जैसे क्या जाति व्यवस्था ने कोई भूमिका निभाई, कारीगरों को बदलने से रोका। ये भी एक एंगल है। या फिर क्या हमारे उद्योग खुद ही वक्त के साथ बदल नहीं पाए, आधुनिकीकरण नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो मतलब कहानी सीधी नहीं है, एक संतुलित नजरिया चाहिए, जैसा स्रोत भी बताते हैं। हाँ, बाहरी ताकतें जैसे औद्योगिक क्रांति, ब्रिटिश नीतियां और भारत के अंदरूनी हालात, दोनों को साथ रखकर सोचना होगा। यूपीएससी के लिए तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, यही चीज इस विश्लेषण को दिलचस्प बनाती है। ये किसी एक को विलेन बनाकर कहानी खत्म करने से रोकता है। सही। अक्सर बड़ी तब्दीलियां बाहरी दबाव और अंदरूनी कमजोरियों के मिलने से ही आती हैं। हमें दोनों को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उन सीधे प्रभावों से जो औद्योगिक क्रांति ने डाले। यहां पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। इंग्लैंड में जब मशीनें चली तो कपड़े जैसी चीजें वो बहुत बड़े पैमाने पर बनने लगी। नतीजा, वो चीजें सस्ती हो गई, बहुत सस्ती। जी। अब सोचिए, भारत का कारीगर जो हाथ से एक खूबसूरत शॉल मान लीजिए हफ्तों में बनाता था, उसका मुकाबला मैनचेस्टर की मिल से निकले सस्ते मशीन मेड कपड़े से कैसे होता। मुमकिन ही नहीं था। भारतीय बाजार ब्रिटेन के सस्ते कपड़ों से पट गए। स्रोत में ब्रिटिश सूती कपड़े और भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बीच की इस विनाशकारी टक्कर का जिक्र है। और इसका नतीजा हमारे कारीगरों के लिए भयानक था। काम छिना, रोजगार गया, लाखों लोग अपने पुश्तैनी काम से बेदखल हो गए। ये मुकाबला एक तरफा था। बिल्कुल। और देखिए, इसमें खास बात यह है कि ये सस्तापन आया कैसे। जाहिर है, बड़े पैमाने पर उत्पादन, नई तकनीक, इससे लागत कम हो गई। हाँ। स्रोत में एक और पहलू का जिक्र है, बेहतर फिनिशिंग,
हो सकता है मशीन से बने माल में एक जैसी सफाई हो, चमक हो, जो कुछ खरीदारों को ज्यादा अच्छी लगी हो, खासकर जब दाम भी कम हो। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। और ये बदलाव ये इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। इसने भारत के खास हुनर, जैसे ढाका की वो महीन मलमल जी। या मुर्शिदाबाद का रेशम, जिन्हें बनाने में सालों की महारत लगती थी, उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। तो ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी सदियों पुरानी कला, हमारी पहचान का मिटना था। ये तो हुआ सीधा हमला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और अहम किरदार हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि सिर्फ औद्योगिक क्रांति को दोष देना शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। जैसा स्रोत बताते हैं, अंग्रेजी हुकूमत की नीतियां तो जैसे आग में घी डाल रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। उनका मकसद साफ था, भारत इंग्लैंड की फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल पैदा करे और फिर उन्हीं फैक्ट्रियों में बना महंगा तैयार माल खरीदे। यहाँ के उद्योगों को जानबूझकर पनपने नहीं दिया गया। कैसे? मतलब क्या तरीके अपनाए उन्होंने? कई तरीके थे। कभी भारतीय माल पर भारी टैक्स लगा दिया, तो कभी ब्रिटेन से आने वाले माल पर टैक्स बहुत कम कर दिया या खत्म ही कर दिया। भेदभाव वाले व्यापार कानून बनाए। और जैसा आपने पहले कहा था, रेलवे। हाँ, रेलवे ने इस खेल में बड़ी भूमिका निभाई। रेलवे लाइनों ने अंग्रेजी माल को बंदरगाहों से उठाकर सीधे भारत के गांव कस्बों तक पहुंचा दिया, उनके लिए रास्ता खोल दिया। अगर हम इसको पूरी तस्वीर में देखें, हाँ, तो औद्योगिक क्रांति और औपनिवेशिक नीति, इनके बीच एक गहरी सांठ-गांठ नजर आती है ना? हाँ, बिल्कुल। सोचिए, औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन को वो ताकत दी कि वो बड़े पैमाने पर माल बना सके, और औपनिवेशिक नीतियों ने उसे वो मौका और अधिकार दिया कि वो उस माल को भारत पर थोप सके, यहाँ के बाजारों पर कब्जा कर सके। तो ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल। भारत के संसाधनों को निचोड़ो और ब्रिटेन को अमीर बनाओ। रेलवे, जिसे हम तरक्की का निशान मानते हैं, उसका एक बड़ा मकसद यही था कि अंग्रेजी राज और व्यापार मजबूत हो। इसने तो भारतीय कारीगरों के लिए जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। हाँ, कह सकते हैं। तो असल में ये औद्योगिक क्रांति और अंग्रेजी नीतियां, ये दो अलग-अलग चीजें नहीं थीं, बल्कि भारत के लिए एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। एक ने सस्ता माल बनाया, दूसरे ने उस माल के लिए भारत के बाजार खोल दिए और यहाँ के कारीगरों का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन रुकिए, स्रोत एक और परत खोलता है। वो कहता है कि सिर्फ औद्योगिक क्रांति और ब्रिटिश नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराना शायद पूरी कहानी ना हो। सवाल भी तो यही पूछता है, कहां तक? मतलब क्या कुछ और भी था? अच्छा, और क्या वजह हो सकती है? स्रोत कुछ और संभावित वजहों की तरफ इशारा करता है। जैसे, क्या उस वक्त के भारतीय राजा नवाबों की नीतियां कमजोर थीं? क्या वो अपने कारीगरों को बचा नहीं पाए? ये एक सवाल है। फिर एक मुश्किल सवाल उठता है जाति व्यवस्था के बारे में। क्या समाज की इस कठोर बनावट ने कारीगरों को नए हुनर सीखने या जरूरत पड़ने पर पेशा बदलने से रोका? मतलब क्या वो एक पेशे से दूसरे में आसानी से जा सकते थे? हाँ। क्या सामाजिक नियम इसमें बाधा डालते थे? और क्या हमारे पारंपरिक उद्योगों ने खुद ही नई तकनीक या नए तौर तरीकों को अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई, या वो ऐसा कर ही नहीं पाए? हाँ, ये पहलू कहां तक वाले सवाल का जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि मामला कितना पेचीदा है। सही। हमें ये भी सोचना होगा कि क्या भारत के अंदर ही कुछ ऐसी कमजोरियां थीं जिन्होंने बाहरी झटकों जैसे औद्योगिक क्रांति को और ज्यादा घातक बना दिया? तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे उद्योगों में अंदरूनी तौर पर लचीलापन कम था, वक्त के साथ बदलने की क्षमता कम थी? हाँ, बिल्कुल। मिसाल के तौर पर, क्या कारीगरों के अपने संगठन, उनके गिल्ड इतने मजबूत थे कि वो मिलकर इस बदलाव का सामना करते या नई तकनीक अपनाते? क्या उनके पास नया कुछ करने के लिए पैसा या पूंजी थी? जी, ये सब सवाल है। इन अंदरूनी पहलुओं को समझे बिना तस्वीर अधूरी रह जाएगी। ये मान लेना कि भारतीय उद्योग सिर्फ बेचारे शिकार थे, शायद पूरी तरह सही ना हो। हमें उनकी अपनी चुनौतियों और सीमाओं को भी ध्यान में रखना होगा। समझ गया। तो एक अच्छा संतुलित उत्तर लिखने के लिए खासकर यूपीएससी जैसी परीक्षा में इन सभी कोणों को समेटना होगा। बिल्कुल। स्रोत में उत्तर लिखने के कुछ तरीके भी सुझाए गए हैं। संक्षेप में एक इंट्रोडक्शन हो जिसमें भारतीय हस्तशिल्प की अहमियत और औद्योगिक क्रांति के असर का जिक्र हो। फिर अलग अलग हिस्सों में सीधा असर, फिर औपनिवेशिक नीतियां और उनके असर, और फिर ये अंदरूनी या अन्य कारक बताए जाएं। आखिर में एक निष्कर्ष जो सभी बातों को समेटे। जी। स्रोत ये भी कहता है कि जवाब में
बहुत हद तक, काफी हद तक या एक अहम वजह थी लेकिन अकेली नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जिम्मेदारी का पैमाना साफ झलके। हाँ, ये बारीकियां जरूरी हैं। और किसी खास उद्योग का उदाहरण देना, जैसे सूती कपड़े का, वो बहुत असरदार होता है। और हाँ, शब्द सीमा का ध्यान रखना तो है ही, आमतौर पे 250 शब्द। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी, तुलना करना भी फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, कैसे? जैसे ये बताना कि कैसे एक ही औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड जैसे देशों में तो उत्पादन और दौलत बढ़ाई, लेकिन भारत जैसे उपनिवेशों में इसने स्थानीय उद्योगों को तबाह कर दिया। ये विरोधाभासी उपनिवेशवाद का असली चेहरा दिखाता है। सही बात है। और जवाब लिखते वक्त कारण और उसके असर के बीच का सीधा रिश्ता दिखाना बहुत जरूरी है। साफ पता चलना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति या अंग्रेजी नीतियां कैसे, किस तरह से हाथ के काम के पतन की वजह बनी। सिर्फ कारण गिना देना काफी नहीं है, उनके बीच का कनेक्शन समझाना होगा। बिल्कुल। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं, अगर हम सारी बातों का निचोड़ निकालें, तो यह साफ है कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति भारत में हाथ के काम और छोटे उद्योगों के पतन के लिए एक बहुत बड़ी, शायद सबसे अहम वजह थी। हाँ, वो तो है। सस्ते मशीन मेड माल की बाढ़ ने हमारे कारीगरों को ऐसी टक्कर दी जिससे वो उभर ही नहीं सके। हाँ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जैसा हमने बात की, ये सिक्के का एक ही पहलू है। औपनिवेशिक नीतियों ने इस तबाही की आग को और भड़काया, उसे तेज किया। ये नीतियां जानबूझकर ऐसी बनाई गई थीं कि भारतीय उद्योग दम तोड़ दें और ब्रिटेन के कारखाने फले फूलें। और वो अंदरूनी कारक? हाँ, और हमें उन अंदरूनी कारकों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जिन्होंने शायद भारतीय उद्योगों को इन बाहरी हमलों के सामने ज्यादा कमजोर बना दिया था। तो कुल मिलाकर मेरा आकलन ये होगा कि औद्योगिक क्रांति ने पतन में बहुत बड़ा, शायद निर्णायक योगदान दिया। हाँ। लेकिन पूरी तस्वीर तभी समझ आएगी जब हम औपनिवेशिक नीतियों के जाल और कुछ हद तक भारत के अपने सामाजिक आर्थिक हालात को भी इसमें शामिल करेंगे। ये वाकई एक गहरा और संतुलित विश्लेषण है। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी, जो स्रोत में वैश्वीकरण के जिक्र से उभरा है। बताइए। आज के दौर में जब हम वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो क्या हम भारतीय हस्तशिल्प पर औद्योगिक क्रांति के असर से कुछ सीख सकते हैं? दिलचस्प सवाल है। क्या आज भी दुनिया भर में स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं और पारंपरिक उद्योग कुछ वैसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? बड़े पैमाने पर उत्पादन बनाम हाथ का हुनर, ग्लोबल मार्केट बनाम स्थानीय रोजगार। क्या तब और अब में कोई समानताएं हैं या हालात बिल्कुल अलग हैं? हाँ, सोचने वाली बात है। इतिहास अक्सर हमें आज को समझने का नजरिया देता है। सच में, ये सोचने वाला सवाल है। आज इस जरूरी मुद्दे पर इतनी गहराई से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।